हेलो बच्चों, कल हमने आपके भारत के संविधान की विशेषताओं के बारे में पढ़ाना आरंभ किया था। तो कल मैंने आपको भारतीय संविधान की 3 विशेषताओं का स्पष्ट उल्लेख किया था। एक है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान, दूसरा है प्रस्तावना और तीसरा है विश्व का सबसे विशाल संविधान। आज हम यहाँ से आगे भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। तो भारतीय संविधान की चौथी विशेषता है लिखित एवं निर्मित संविधान। तो भारतीय संविधान संविधान सभा द्वारा निर्मित एवं लिपिबद्ध किया गया दस्तावेज है। तो आपने कल भी पढ़ा था कि भारतीय संविधान किसके द्वारा बनाया गया था? संविधान सभा द्वारा। तो भारत का संविधान लिखित भी है एवं निर्मित भी है, क्योंकि विश्व में 2 प्रकार के संविधान, एक अलिखित और दूसरा लिखित। तो भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है। संविधान सभा ने इसे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में तैयार किया था। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि भारतीय संविधान को बनने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। विस्तृत संविधान होने के बावजूद, ये भी हमने कल पढ़ा था कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। तो विस्तृत संविधान होने के बावजूद इसे देश की परिस्थितियों व आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए उसमें संशोधन की व्यवस्था की गई है। तो आपके संविधान का अनुच्छेद है 368, जिसके द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को उल्लेखित किया गया है कि अगर हमें आवश्यकता है तो हम भारतीय संविधान में संशोधन कर सकते हैं। अब तक हमारे भारत देश के संविधान में 104 संशोधन हो चुके हैं। संसदीय शासन व्यवस्था, तो हमारे देश में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है? संसदीय। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो भारतीय संविधान के जन्मदाता माने जाते हैं, उन्होंने संसदात्मक प्रणाली में शासन के उत्तरदायित्व का मूल्यांकन एक निश्चित समय बाद तो होता ही है, इसके साथ साथ दिन प्रतिदिन भी होता रहता है। इस प्रणाली में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। जैसे आपने 10th क्लास में ही पढ़ा था कि सरकार के 3 अंग होते हैं। एक है व्यवस्थापिका, दूसरा कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। तो व्यवस्थापिका, जिसे हमारे भारत देश में संसद के नाम से जाना जाता है, वो कानून बनाती है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानूनों को क्रियान्वित करती है या अमल में लाती है, और न्यायपालिका उनकी देखरेख करती है। तो कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति सामूहिक रूप से, कहने का मतलब कार्यपालिका में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के लोग आते हैं, तो ये सभी सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? व्यवस्थापिका के। राष्ट्रपति का पद गरिमा और प्रतिष्ठा का होता है, यानी हमारे भारत का जो प्रथम नागरिक कहा जाता है वो राष्ट्रपति को कहा जाता है। तो राष्ट्रपति का पद हमारे देश के लिए गरिमा प्रतिष्ठा का पद होता है, पर उसकी स्थिति संवैधानिक प्रधान की है। वैसे तो देश का वो प्रथम नागरिक है, संविधान के अनुसार उसे बहुत सारी शक्तियां प्रदान की गई हैं, लेकिन वास्तविक रूप से सारी शक्तियां प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के पास होती हैं। इसी आधार पर कहा जाता है कि भारत का जो राष्ट्रपति है वह नाम मात्र का या औपचारिक शक्ति प्रदाता होता है, या उसके पास में नाम मात्र की शक्तियाँ होती हैं। वास्तविक जो शक्तियाँ होती हैं वो प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के पास होती हैं। तो जिन देशों में संसदीय शासन व्यवस्था होती है वहाँ इसी प्रकार का सिस्टम देखने को मिलता है कि राष्ट्रपति होता है वो नाम मात्र का या औपचारिक होता है, और सारी शक्तियाँ प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के पास में होती है। संसद का विश्वास समाप्त होने पर मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होता है। कहने मतलब प्रधानमंत्री
और मंत्री तभी तक अपने पद पर रह सकते हैं। वैसे तो लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और जो प्रधानमंत्री और मंत्री नियुक्त होते हैं वो भी 5 वर्ष के लिए नियमानुसार होते हैं, लेकिन जैसे ही वो संसद में विश्वास मत खो देते हैं तो उन्हें अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। इस व्यवस्था से प्रधानमंत्री ही मंत्रिमंडल का नेतृत्व करता है। तो यानी मंत्रिमंडल का जो मुखिया होता है वो प्रधानमंत्री होता है। भारत में संसदीय व्यवस्था को केंद्र के साथ राज्यों में भी अपनाया गया है। कहने का तात्पर्य है कि जैसे केंद्र में, या यूँ कहें कि जो आपके भारत में जो केंद्र सरकार है, ऐसे ही राज्यों में भी राज्य सरकार होती है। तो जैसे केंद्र में आपके संसद होती है तो राज्यों में विधानमंडल होता है। जैसे केंद्र में संसद के 2 अंग हैं, एक है लोकसभा और दूसरा राज्यसभा। तो ऐसे ही राज्यों में विधानमंडल के 2 अंग हैं, एक को विधानसभा कहते हैं तो दूसरे को विधान परिषद। तो भारत में संसदीय व्यवस्था को केंद्र के साथ राज्यों में भी अपनाया गया, जहाँ राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है। तो देश में जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है। तो देश स्तर पर जो स्थिति राष्ट्रपति की होती है वही राज्य स्तर पर किसकी होती है? राज्यपाल की। तो देश स्तर पर जहाँ राष्ट्रपति प्रथम नागरिक होता है, वहीं राज्य स्तर पर राज्य का जो प्रथम नागरिक कहलाता है वो राज्यपाल कहलाता है। तो जो केंद्र में या केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति की स्थिति होती है वही राज्यपाल की भी होती है। तो जहाँ राज्य में राज्यपाल संवैधानिक या नाम मात्र का प्रमुख होता है, वहीं मुख्यमंत्री और उसका मंत्रिमंडल मुख्य या वास्तविक शासक होता है। अब आपकी 6वीं विशेषता है मौलिक अधिकार व कर्तव्य। तो भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 में। तो जैसे कल मैंने आपको बताया था कि हमारे भारतीय संविधान में कुल 22 भाग हैं, तो जिसमें से संविधान का भाग 3 है उसमें मूल अधिकारों का उल्लेख किया गया है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि मूल अधिकारों का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में किया गया है? संविधान के भाग 3 में। और कौन कौन से अनुच्छेदों के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद 12 से 35 तक। तो अनुच्छेद 12 से 35 तक में भारतीय लोगों को जो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं उनका उल्लेख किया गया है। संविधान निर्माताओं ने 7 मौलिक अधिकार देश के नागरिकों को दिए थे। अर्थात जिस समय हमारे भारत देश का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, उस समय पर हमारे संविधान में 7 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया था। या यूँ कहें कि प्रारंभ में कुल 7 मौलिक अधिकार थे, जिनके नाम हैं समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार और 7वां संपत्ति का अधिकार। तो इन्हें हमें ध्यान रखना है, क्योंकि आपके 2 नंबर में ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया था, उनके नाम लिखो। तो मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया था। नंबर 1 समता का अधिकार, जिसे समानता का अधिकार भी कहते हैं। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 5वां है संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार। 6वां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार और 7वां है संपत्ति का अधिकार। भारतीय संविधान में 44वें संशोधन के बाद संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। यानी जो आरंभ में 7 मौलिक अधिकार बताए गए हैं उनमें से एक मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया या हटा दिया गया, और उस मौलिक अधिकार का नाम है संपत्ति का अधिकार। तो संपत्ति का अधिकार कौन से मौलिक अधिकार के द्वारा हटाया गया था? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा।
अतः अब मौलिक अधिकार 6 रह गए हैं। तो वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? 6। तो इसमें आपसे ऐसे पूछता है कि वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं, तो उनके नाम लिखो। तो आपके 6 मौलिक अधिकार हैं। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार, और 6वां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इन अधिकारों का हनन होने पर नागरिक न्यायालय की शरण ले सकते हैं। यानी ये जो हमें 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, इसमें से किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हम न्यायालय की शरण ले सकते हैं। 86 में संवैधानिक संशोधन दिसंबर 2002 जो कि जुलाई 2009 में संसद द्वारा पारित किया गया, वह 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ, के द्वारा शिक्षा प्रारंभिक के अधिकार को मूल अधिकार के रूप में संविधान में शामिल कर लिया गया है। कहने मतलब जो प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है उसे मूल अधिकार का दर्जा दिया गया था। ये हमारे देश में 1 अप्रैल 2010 से लागू है। इसे संसद के द्वारा जो पारित किया गया था, जो उसे 2009 में किया गया था। और या ये एक चीज़ और हमें ध्यान रखनी है कि शिक्षा संबंधी जो अधिकार है उसे मौलिक अधिकारों में शामिल कौन से संशोधन के द्वारा किया गया था? तो 86 में संविधान संशोधन के द्वारा। अब अनुच्छेद 21 के बाद एक नया अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया है। तो यानी हमारे भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कहाँ पर आपके प्रारंभिक शिक्षा के अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत इसे जोड़ा गया है, जिसके अनुसार 6 से 14 वर्ष की उम्र के सभी बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हो की व्यवस्था करना राज्य का दायित्व है। तो यानी जो हमारे छोटे बच्चे हैं 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के, उन सभी बच्चों को शिक्षा देना ज़रूरी है। और साथ ही साथ में निःशुल्क यानी उनसे कोई भी फीस वगैरह न लेने का प्रावधान किया गया है। अब यानी हमारे विद्वान हैं MC छागला, उन्होंने कहा है कि एक स्वतंत्र न्यायालय को नागरिकों के अधिकारों की रक्षा का काम सौंपकर भारतीय संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई है कि जिस पर कोई भी सभ्य देश गर्व कर सकता है। तो MC छागला ने क्या कहा है कि एक स्वतंत्र न्यायालय को नागरिकों के अधिकारों की रक्षा का काम सौंपकर भारतीय संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई है कि जिस पर कोई भी सभ्य देश गर्व कर सकता है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था सन 1976 में। उसके द्वारा नागरिकों के 10 मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। कहने का तात्पर्य है कि जिस समय हमारे भारत देश का संविधान लागू हुआ था, उस समय भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल नहीं किया गया था। अब आपके जैसे प्रश्न आ जाता है कि मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में कब शामिल किया गया था? तो सन 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके तहत भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। तो जिस समय यानी सन 1976 में जब मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, तो उस समय पर उनकी संख्या थी 10 और वर्तमान समय में इनकी संख्या है 11। तो जो मूल कर्तव्य हैं जिनका पालन करना प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक दायित्व है, इसमें संविधान का पालन करना यानी ये आपके कुछ यहाँ पे महत्वपूर्ण मूल कर्तव्य बताए गए हैं। तो पहला है कि संविधान का पालन करना, दूसरा है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, और तीसरा है भाईचारे की भावना रखना, और चौथा है प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा करना। तो ये आपके जो मूल कर्तव्य हैं उनमें से यहाँ पे आपके कुछ महत्वपूर्ण कर्तव्यों के बारे में यहाँ बताया गया है। अप्रैल 2010 से लागू शिक्षा के अधिकार संबंधी 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य भी संविधान में जोड़ दिया
गया है। जैसे आपके 86वां संविधान संशोधन हुआ था, उसके द्वारा मौलिक अधिकारों के अंतर्गत ये आपके प्रारंभिक शिक्षा संबंधी मूल अधिकार को भी जोड़ा गया था। इसी प्रकार से 11वें मौलिक कर्तव्य के रूप में भी भारतीय संविधान में एक नया कर्तव्य जोड़ा गया था, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना अभिभावकों का कर्तव्य है। यानी माता पिता का ये कर्तव्य है कि वो अपने 6 से 14 वर्ष तक की आयु के प्रत्येक बच्चे को पढ़ने का मौका अवश्य दें। अतः वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। यानी प्रारंभ में या यूँ कहें कि जिस समय हमारे देश के संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, उस समय उनकी संख्या थी 10 और वर्तमान समय में कितनी है? 11। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर, अर्थात जो भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं वो किस देश के संविधान से ग्रहण किए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से। और इनका उल्लेख संविधान के भाग 4 में किया गया है। जैसे अभी आपको मैंने पहले बताया था कि जो मौलिक कर्तव्य हैं उनका उल्लेख संविधान के भाग 3 में है और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 में है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व वे विचार हैं जो भविष्य में बनने वाली सरकारों के समक्ष पथ प्रदर्शक की भूमिका का निर्वहन करते हैं। यानी आगे भविष्य में जो भी नई सरकार बनती है तो वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत ही अपने कार्यों को आगे बढ़ाते हैं। यद्यपि इनके क्रियान्वयन के लिए सरकार को बाध्य नहीं किया जा सकता है। कहने का मतलब ये जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इनमें से किसी तत्व का हनन होता है तो हम न्यायालय की शरण नहीं ले सकते। जैसे हमारे किसी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हम न्यायालय की शरण ले सकते हैं, लेकिन राज्य के नीति निर्देशक तत्व का अगर हनन होता है तो हम न्यायालय की शरण नहीं ले सकते। ये न्यायालय में वाद योग्य भी नहीं है। लोक कल्याणकारी राज्य के लिए आवश्यक होने का किसी भी सरकार द्वारा इनकी उपेक्षा संभव नहीं है। कहने का तात्पर्य इनका हनन होने पर हम न्यायालय की शरण नहीं ले सकते, लेकिन जो भी सरकार बनती है वो जनता के द्वारा चुनी जाती है और वो हमेशा ऐसे कार्य करती है जिससे आम जनता के हित में अच्छे से अच्छे कार्यों को आगे बढ़ाया जा सके। और आपके 8वीं विशेषता है भारतीय संविधान की समाजवादी राज्य। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारत को समाजवादी गणराज्य घोषित किया गया है। कहने का तात्पर्य जो हमारे संविधान की आत्मा है यानी प्रस्तावना या उद्देश्य का, उसमें एक शब्द जोड़ा गया था समाजवादी, और ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा सन 1976 में जोड़ा गया था। यद्यपि यह मूल संविधान में यह शब्द प्रयुक्त नहीं था, प्रस्तावना में यह शब्द भारतीय राज्य व्यवस्था को एक नई दिशा दिए जाने की भावना को दृष्टिगत रखकर जोड़ा गया है। वयस्क मताधिकार, ये आपके 8वीं विशेषता है। वयस्क मताधिकार का तात्पर्य होता है कि अपने देश में कितने वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वोट देने का अधिकार होता है। तो प्रारंभ में हमारे देश में 21 वर्ष की आयु प्राप्त प्रत्येक व्यक्ति को वोट देने का अधिकार मिला हुआ था, लेकिन 61वें संविधान संशोधन द्वारा मतदान की जो मताधिकार की आयु है उसे 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। तो हमारे देश के संविधान में 18 वर्ष की आयु प्राप्त प्रत्येक नागरिक को समान रूप से मताधिकार प्रदान किया गया। समान रूप से का तात्पर्य होता है कि चाहे अमीर हो या गरीब, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, उच्च जाति का हो या निम्न जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, सभी को वोट देने का अधिकार है जिन्होंने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है। मूल संविधान में आयु 21 वर्ष थी, किंतु संविधान में 61वें संशोधन द्वारा आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। तो प्रारंभ में वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष थी, लेकिन वर्तमान समय में वयस्क मताधिकार की आयु कितने वर्ष है?
18 वर्ष। तो किस संविधान संशोधन द्वारा वयस्क मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी? 61वें संविधान संशोधन द्वारा। और 10वीं जो विशेषता है भारतीय संविधान की वो है पंथ निरपेक्ष राज्य, या जिसे हम धर्मनिरपेक्ष राज्य भी कह सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म के क्षेत्र में प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो धर्म के क्षेत्र में प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के द्वारा प्रदान की गई है? अनुच्छेद 25। धर्म के आधार पर किसी भी नागरिक से भेदभाव नहीं किया जा सकता। राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं होता है। कहने मतलब हमारे देश के संविधान में किसी भी एक धर्म को विशेष महत्व नहीं दिया गया है, बल्कि सभी धर्मों को बराबर का महत्व दिया गया है। जैसे हम बात करें श्रीलंका का संविधान है, उसमें बौद्ध धर्म को विशेष महत्व दिया गया है। इधर आपके पाकिस्तान के संविधान में इस्लाम धर्म को विशेष महत्व दिया गया है। इंग्लैंड के संविधान में ईसाई धर्म को विशेष महत्व दिया गया है। लेकिन भारतीय संविधान में किसी भी धर्म को विशेष महत्व नहीं दिया गया है, बल्कि सभी धर्मों को बराबर का दर्जा दिया गया है। तो इस व्यवस्था को कहते हैं पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष। तो धर्म के आधार पर किसी भी नागरिक से भेदभाव नहीं किया जा सकता। राज्य का कोई आधिकारिक धर्म नहीं है, किंतु भारत में यूरोपीय मॉडल की भांति राज्य और धर्म के बीच पार्थक्य नहीं है। संविधान राज्य को अधिकृत करता है कि वह धर्म से जुड़ी कुरीतियों का निराकरण करने के लिए धार्मिक मामलों में मूल्य आधारित हस्तक्षेप करे। इसे प्रसिद्ध राजनीति शास्त्री राजीव भार्गव ने धर्मनिरपेक्षता का उसूली फासले का सिद्धांत कहा है। यहाँ से आगे हम कल पढ़ाएंगे।